इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। उससे पहले जान लेते हैं लाइट क्या है। लाइट, देखिए, लाइट एक प्रकार की एनर्जी होती है जो प्रोड्यूस करती है सेंसेशन ऑफ विजन। सेंसेशन ऑफ विजन का मतलब हमें देखने में हेल्प करती है। अब लाइट का एक फिनोमिना है रिफ्लेक्शन। क्या होता है ये जान लेते हैं पहले। देखो, लाइट सीधे पाथ में जाती है। कैसे पता चलता है? आपने ऐसे कई बार खिड़कियों से लाइट को आते हुए देखा होगा, बिल्कुल सीधी जा रही है, देख लो भैया। इस तरीके से लाइट का जाना कहलाता है रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन का मतलब है सीधी रेखा में चलना। ठीक है, ओके। और भैया, लाइट इज ट्रेवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन, दिस इज रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। नाउ, आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पहले पढ़ लिया है, चैनल पे वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर, प्लेन मिरर को हमने डिस्कस किया। ये एक प्लेन मिरर है आपके सामने। लाइट इसके ऊपर जब फॉल करती है तो टकराकर अपनी डायरेक्शन चेंज कर, इसे ही कहते हैं रिफ्लेक्शन। जब लाइट एक सरफेस से टकराती है, डायरेक्शन बदल देती है, इसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। जो लाइट इस सरफेस पे आ रही है, गिर रही है, इसे कहते हैं इंसिडेंट रे, और जो जा रही है इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। जिस पॉइंट पे टच करती है वहां पे हम परपेंडिकुलर खींच लेते हैं, जिसे नॉर्मल के। नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और दूसरा नियम है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ये दो नियम होते हैं किसके भैया? अब आपको पता चल गया रिफ्लेक्शन क्या होता है। लाइट का किसी सरफेस से टकराना और मुड़ जाना। अब ये कहानी एक ही मीडियम हो रही है। लाइट इस मीडियम से आई, इस सरफेस से टकराई, ठीक है, दूसरे मीडियम से टकराई, जुड़ा, लेकिन वापस इसी मीडियम में आ गई। इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। अब रिफ्रैक्शन क्या होगा भैया? लाइट आए एक मीडियम से, दूसरे मीडियम में चली जाए, इसे कहेंगे रिफ्रैक्शन। क्यों होता है ऐसा? क्या कारण है रिफ्रैक्शन का? और एक खास टर्म जिसे कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है? बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, डिस्कस करेंगे, आ जाइए। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? इट इज चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन का मतलब होता है जाना, मूव करना। ऑफ ए रे ऑफ लाइट, एक रे ऑफ लाइट का, व्हेन इट ट्रेवल्स, जब ये यात्रा करती है, ट्रेवल करती है, ओब्लिक्यूली, तिरछा, फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। अब कैसे पता चलेगा भैया एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली गई? जब वो दूसरा मीडियम क्या होगा? ट्रांसपेरेंट होगा, तभी तो पता कर पाओगे। अब दीवार में कहां पता कर पाओगे कि भी लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है? दिखता नहीं है, हो रहा होगा। ठीक है, अब आइए सिंपल शब्दों में, इतनी बड़ी डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपली, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन इट बेंड्स, ये क्या हो जाती है? मुड़ जाती है, इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन, नॉट रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए, ये अपने पास एक ग्लास लाइट, ठीक है। अब यहाँ पे ग्लास लाइट, ठीक है, तो इसके बाहर का मीडियम कौन होगा? एयर। अगर किसी मीडियम के बाहर कोई मीडियम नहीं दे रखा हो तो ऑटोमेटिक मान लेना एयर है भाई बाहर, ठीक है। अब ये ग्लास है, ये ग्लास का मीडियम, ये एयर का मीडियम, डन। दो मीडियम हो गई, ये इन दोनों के बीच का इंटरफेस। अब कोई रे ऑफ लाइट आती है, ठीक है, और एक मीडियम से दूसरे मीडियम, मतलब एयर से कहा जाती है? ग्लास में जाती है भैया। देखो ये रे ऑफ लाइट आई, पीक्यू, इसे हम कहेंगे इंसिडेंट रे, जो इस सरफेस पे यहाँ टकराती है। जहां टकराती है वहां पर क्या बनाएंगे? नॉर्मल बना दिया हमने, नॉर्मल। और फिर भी इसके अंदर से ये जानी चाहिए तो सीधी, बट देखो जैसे ही एयर से मीडियम ग्लास हुआ, ये तो मुड़ गई। सीधी जानी चाहिए थी लेकिन ये तो मुड़ गई, बैंड हो गई। दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए, बाई चांस कहीं रिफ्लेक्शन निकल जाए, आप क्या समझना है? रिफ्रैक्शन ही समझना है, रिफ्रैक्शन, ध्यान रखिएगा। ओके, अब सुनो खास बात, ये नॉर्मल, ये लाइट जा रही, सीधी जानी चाहिए, हमने देखा ये तो नॉर्मल की तरफ झुक गई भैया, ये बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गई है। ये क्या मतलब हुआ? इधर क्यों नहीं गई? ऐसा क्यों होता है ये भी देखेंगे। इधर क्यों नहीं गई? अब सुनो, ध्यान से सुनना। लाइट एयर से आई ना, कहां गई? ग्लास में। दोनों में से ज्यादा डेंस मीडियम कौन है? किसमें पार्टिकल बिल्कुल पास पास है? इसमें भी या ग्लास। हम बोल रहे हैं ग्लास कैसा मीडियम है? डेंसर मीडियम है।
पार्टिकल ज्यादा पास पास होते हैं ग्लास के अंदर। एयर क्या है, इस मीडियम के कंपैरिजन में रेयर मीडियम है, मतलब पार्टिकल क्या है, दूर दूर है। यही से न्यूमेरिकल बनेगा भैया, नोट कर लेना। आ जाओ अब अगर लाइट रेयर से जा रही है कहां भैया, डेंसर मीडियम में, ये रेयर मीडियम से आई या सरफेस पे टकराई और चलेगी कहां, डेंसर मीडियम पे। जब लाइट रेयर से डेंसर में आती है तो टुवार्ड्स द नॉर्मल मुड़ती है, कहां मुड़ती है, टुवार्ड्स द नॉर्मल। अच्छा मान लो यही लाइट को मैं वापस भेज दूं, यहाँ पे मैं मिरर लगा दूं, ये लगा दिया मैंने मिरर, लाइट वापस बिल्कुल 90 डिग्री पे मिरर है इसके, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा, वापस रिवर्ट बैक कर जाएगी, वापस जाएगी, ठीक है। अब इस मीडियम में टकराई, ये जानी चाहिए थी, बिल्कुल सीधी जानी चाहिए थी ना, ठीक है। अब कहां से कहां जा रही है लाइट, रेयर से डेंसर मीडियम में, देखो नॉर्मल ये है, जानी चाहिए सीधी, अब ये तो यहां इस तरफ चली गई, मतलब नॉर्मल से दूर चली गई। सिंपल शब्दों में लाइट जब रेयर मीडियम से डेंसर में आएगी तो टुवार्ड्स द नॉर्मल मुड़ जाएगी, अवे अगर डेंसर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर की तरफ मुड़ जाएगी, और रिफ्रैक्शन इस घटना को हम कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही आसान तरीका देखेंगे इसको, कैसे डिफाइन करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, क्यों चली गई ये लाइट, आओ ये देख लेते हैं ऐसा क्यों होता है। देखो ये लाइट टुवार्ड्स नॉर्मल चली गई, ठीक है, जब भी लाइट रेयर से कहा जाएगी डेंसर मीडियम में, टुवार्ड्स नॉर्मल बेंड करके, तो रिफ्रैक्शन कहां होगा, नॉर्मल की तरफ होगा, ठीक है। अगर इसी को मैं डेंसर से रेयर में भेजता तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। ओके आगे आ जाओ, देखो फिर क्या हुआ, यही लाइट यहां टकराई, ठीक है, टकराने के बाद क्या हुआ भैया, सीधी जानी चाहिए थी, ग्लास से अब कहां जा रही है, एयर में, जानी चाहिए थी सीधी, बट क्या हुआ इसके साथ, देखो देखो गौर से देखना, ये मुड़ गई, जानी चाहिए थी सीधी पर ये मुड़ गई। अब देखो ये नॉर्मल जानी चाहिए थी ऐसे, इसने क्या किया, दूर हो गई, नॉर्मल से दूर चली गई, तो जब लाइट डेंसर से कहां जाएगी, रेयर मीडियम में, नॉर्मल से क्या हो जाएगी भैया, दूर। और एक और खास बात ध्यान रखना, अगर ये लाइट सेम रेयर मीडियम से आ रही है फिर डेंसर, फिर यही वाला रेयर मीडियम हो, तो ये वाली दोनों रेज आपस में पैरेलल हो जाएंगी, वही ध्यान रखना, ठीक है। हमारी कल आएंगे आपके पास, बहुत हेल्प मिलेगी इन बातों से। अब ये जो लाइट रेयर से आई डेंसर और डेंसर से वापस रेयर में आ गई, तो इसे कहेंगे इंसिडेंट रे, इस रे का क्या नाम होगा, रिफ्रैक्टेड रे। ये फिर नॉर्मल से टकराएगी, अब ये जो बाहर निकली है रे इसे बोलेंगे एमरजेंट रे, ठीक है, डन है। आ जाओ आगे चलते हैं भैया, अब मुड़ गई लाइट, डन, एरो से दिखा दिया, डेंसर से जाएगी रेयर मीडियम में, अवे फ्रॉम नॉर्मल, डेंसर से जाएगी रेयर मीडियम में, नॉर्मल से दूर की तरफ मुड़ जाएगी, डन है। आगे बढ़ते हैं भाई, अब ये देखो जो ये इंसिडेंट रे है, इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बना इसे क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, क्या बोलोगे इसको, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। तो इसे क्या कहेंगे फिर, जो ये रिफ्रैक्टेड रे बनाएगी इसे कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। ये बताओ क्या ये दोनों एंगल बराबर होंगे, रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बट यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर नहीं होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के, क्यों, देख लो दिख ही रहा है, शीर्षाभिमुखी कोण कैसे बने, नॉर्मल के साथ बनेगा, इसके साथ ये ऐसा होना चाहिए था, ये वाला पूरा बराबर होता, ये तो मुड़ जाती है इसकी तरफ, तो क्या बराबर होगा, इसके लिए आएगा स्नेल्स लॉ। गाइस जब इस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ एयर को आप मल्टीप्लाई कर देंगे साइन ऑफ एंगल जो इस मीडियम में बन रहा है नॉर्मल के साथ, आई से बराबर होगा इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ग्लास का है इनटू साइन ऑफ आर, ये पढ़ेंगे हम आगे, नेस्ला कहते हैं इसको, ठीक है। ओके ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये वाला एंगल क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ एमरजेंस जो नॉर्मल के साथ होगा, ये एंगल ऑफ एमरजेंस है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ री, तो ये वाला बोले तो ये एक प्रकार से इस सरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। बट अगर सेम मीडियम है तो हम इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R1 क्या देते हैं, इसका नाम R2 रखते हैं, चलो कोई बात, आगे डिस्कस करेंगे अब क्या। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई डज रे ऑफ लाइट बेंड कर जाती है, क्यों बेंड करती है, क्यों झुकती है, सुनना बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो देखो ये एक सड़क है, इसके ऊपर ये ट्रैक्टर चल रहा है भैया, ट्रैक्टर चल रहा है चल रहा है, बस अगर ये ट्रैक्टर इस रोड पे चलता रहे सेम स्पीड से तो क्या ये मुड़ेगा, इधर उधर होएगा, नहीं होएगा, बोलो होगा कि नहीं होगा। अब ये अपनी नॉर्मल रिदम से चल रहा है, क्यों चल रहा है नॉर्मल रिदम से, बीच में कोई ब्रेकर आया नहीं, अगर ब्रेकर आता तो ये अपना ब्रेक मारता, वरना तो उछड़ जाता, नहीं मारता तो ब्रेक, ऐसा होता ना।
इसका मतलब एक मीडियम से जैसे ही कोई नया मीडियम आएगा, जैसे ही मीडियम बदलेगा तो ये ट्रैक्टर में कुछ ना कुछ तो चेंज होगा ना, बोलो है कि नहीं। अब मान लो ये लाइट आ रही है, लाइट अगर मीडियम सेम है तो सीधी चली जाएगी, डन। अगर मीडियम चेंज हुआ तो क्या होगा, मीडियम चेंज हुआ मतलब कुछ ना कुछ ब्रेक कर आया तो ये रुकेगी, रुकेगी तो क्या होगा भैया, मुड़ सकती है इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी। तो सिंपल शब्दों में जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, मतलब जब मीडियम चेंज होता है, जब मीडियम बदलता है तो लाइट बैंड करती है। अब देखो, रुका भैया, इस तरह हो गया। अब आप बोलो ठीक है यहां तक तो मीडियम सेम ही था भैया, जैसे ही मीडियम चेंज हुआ ना तो इसको क्या हुआ, डिफ्लेक्शन आ गया। ऐसे ही रे के साथ होता है, बैंड आ जाता है। अब देखो क्या हो सकता था भैया, दो कारण हो सकते हैं। क्या रीजन था, या तो इसकी स्पीड अचानक क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, या भैया अचानक स्पीड क्या हो जाए, कम। अब अचानक ही झटका लगे तो भी चेंज अप आएगा, समझ रहे हो। स्पीड एकदम बढ़ा दो तो भी झटका लगे। तो ये सब जानने वाली बात है। जैसे मीडियम बदलेगा, लाइट की स्पीड जो होती है वो चेंज होगी, स्पीड चेंज होने से ही लाइट बैंड करती है। ठीक है, क्यों क्यों करती है बैंड, या तो स्पीड ज्यादा हो जाएगी दूसरे मीडियम में, या क्या हो जाएगी कम। और ये चला गया, देखो मुड़ गई ना लाइट। आई ऐसे जानी चाहिए सीधी, मीडियम चेंज होती, क्या हुआ, ये इंसिडेंट रे टकराई नॉर्मल के साथ, इस पॉइंट पे टकराई, ये नॉर्मल बना दिया, क्या हो जानी चाहिए सीधी, मुड़ गई भैया। क्या कहेंगे, देखो मोड़ यहां से कहां आया, यहां पे। दोबारा देखो, ट्रैक्टर के साथ क्या हुआ, ये चलो ठीक है, यहां तक तो देखो सीधा था ना ट्रैक्टर भी, यहां से आएगा ये यहां से आया सीधा था, मुड़ा देखना, आप देखना ये मुड़ेगा, ये मुड़ गया ना। जैसे मीडियम चेंज हुआ ये मुड़, ऐसी लाइट करती है। फील आ रहा है, लाइट मुड़ती है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, तो ट्रैक्टर बैंड्स कर जाएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल एज इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस। अब सुनना ध्यान से, अब सोचो, आप खुद सोचो, ये जा रहा सीधा, ठीक है। अब अगर इसकी वेलोसिटी कम हुई, तो जब कम वेलोसिटी है तो हम ऐसे आराम से मोड़ लेते हैं, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ेगा। मतलब क्या हुआ, अगर रेयर से कहा जाता है डेंसर मीडियम में, डेंसर मीडियम में वेलोसिटी लाइट की कम हो जाती है, क्या हो जाती है कम। एक बात ध्यान रख लेना, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेलोसिटी ऑफ लाइट मीडियम में क्या हो जाएगा भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि अगर ये डेंसर मीडियम है तो ये जो ट्रैक्टर है इसकी स्पीड यानी लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी कम। तो डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है, रेयर में इसका मतलब इसकी कंपैरिजन में ज्यादा होती है। अब अगर स्पीड कम होगी तो आप आराम से मोड़ लोगे, आपने बाइक साइकिल चलाई होगी तो आराम से मोड़ लेते हो ना। तो स्पीड जिस मीडियम में कम होगी, डेंसर मीडियम में कम होती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ेगी, रट्टा मारने की जरूरत है क्या। अगर ये जाए डेंसर से रेयर मीडियम में तो क्या होगा, नॉर्मल से अवे मुड़ जाती। अब मान लो नॉर्मल से क्यों, क्योंकि रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है। अब आप जैसे ही आए, ठीक है, अचानक आपकी स्पीड बढ़ जाए तो आप नॉर्मली टर्न तो नहीं ले पाओगे, दूर से टर्न मुड़ोगे। सिंपल शब्दों में बोलो, आपकी स्पीड कम हो जाती है, मतलब डेंसर रेयर से आ रही है डेंसर मीडियम में, रेयर में स्पीड ज्यादा थी, डेंसर में कम हो गई, तो कम होती आप आसानी से मुड़ लोगे, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाओगे। अच्छा, अगर आप डेंसर से आए रेयर, रेयर में स्पीड लाइट ज्यादा होती है तो आप मुड़ना चाह रहे थे, लाइट जैसे ही एक मीडियम से दूसरे मीडियम आती है तो मुड़ती तो है ही। अब जब डेंसर से आए रेयर में तो लाइट की स्पीड क्या होगी, रेयर मीडियम में ज्यादा। और सोचो आप मोड़ पे आप मुड़ रहे हो, मोड़ पे आप मुड़ रहे हो और अचानक स्पीड ज्यादा हो जाए तो आप मुड़ाई खा के मुड़ोगे, मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ जाओगे। सिंपल शब्दों में लाइट जब डेंसर मीडियम से रेयर में आएगी तो स्पीड ज्यादा हो जाती है तो दूर मुड़ेगी नॉर्मल से। जब लाइट रेयर से डेंसर में आती है तो लाइट की स्पीड डेंसर मीडियम में कम हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, अब जल्दी से मुड़ जाओगे। तो ठीक है, बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से, उम्मीद है आपको समझ में आ गया। तो लाइट्स बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल एज क्यों वेलोसिटी डिक्रीजेस, वेलोसिटी क्या हो जाती है कम। तो रेयर मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट ज्यादा होती है, डेंसर मीडियम में कम। न्यूमेरिकल्स आएंगे आपके, पॉइंट टू पॉइंट चलिए, कंक्लूजन निकाल लिया हमने। अच्छा अब एक बात बताओ, ये ट्रैक्टर आया, देखो गोस जा रहा है भैया, क्या रहा, स्पीड क्या रही, सेम रह जाए इसकी इसकी स्पीड क्या रह जाए सेम। फिर से देखो, ट्रैक्टर आया, ये ट्रैक्टर आया, बिल्कुल सीधा जा रहा है, ये तो ये क्या सीन है भैया, क्या किया हमने, मुड़ना। अब आपको ऐसे जाके मुड़ना था ना, मीडियम चेंज हो रहा था, अब क्या हुआ, मीडियम चेंज हो रहा है पर आप बिल्कुल सीधे जा रहे हैं, आपने स्पीड चेंज ही नहीं की। ये क्या मतलब, मीडियम में तो लाइट की स्पीड चेंज होती है, फिर क्या हो, क्यों ऐसा। ध्यान रखना, जब भी लाइट
एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ऐसे परपेंडिकुलरली क्रॉस करती है तो बिना डेविएशन के निकलती है। ठीक है, स्पीड क्या रहती है भैया? स्पीड क्या रहती है? अगर ऐसे दो मीडियम को आपने बिल्कुल सीधा परपेंडिकुलरली क्रॉस किया तो लाइट बिना डेविएशन के निकल जाती है। तो इसका मतलब डेविएशन कब होता है? जब ओब्लिकली पढ़ते हो। याद है स्टार्टिंग में आपको टफ लग रही थी डेफिनेशन, रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन टफ लग रही थी ना? ओब्लिकली पड़ेगी तभी रिफ्रैक्शन होता है, बेंड तभी होता है जब तिरछी पड़ती है दो मीडियम की इंटरफेस पे। सीधी पड़ी तो पार निकल जाएगा, नो डेविएशन। ये बात ध्यान रखना। मीडियम चेंज हो रहा है पर अगर लाइट बिल्कुल सीधी परपेंडिकुलर फॉल करती है, यानी कि स्पीड क्या रह जाए, सेम रह जाए, तो आप पारों पार निकल जाएंगे बिना किसी डेविएशन। कई बार ऐसा होता है स्पीड तो सीधा निकल जाता है, देखेंगे आप अपनी लाइफ में ऐसे एग्जाम्पल। ठीक है, अब क्या हुआ, क्या कंक्लूजन निकाला? रेयर टू डेंसर टुवार्ड्स द नॉर्मल। डन है, ओके। अगर डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, लाइट ट्रेवल स्ट्रेट, अगर सीधा ट्रेवल की तो नो डेविएशन। तीन बातें समझ में आई? कोई डेविएशन नहीं होगा अगर एक मीडियम लाइट बिल्कुल सीधा ट्रेवल करती है, मीडियम के परपेंडिकुलर ट्रेवल करती है, किसी एंगल पे आ गई फिर पक्का मुड़ेगी। डन है, तीन बातें क्लियर है भैया? ओके, नेक्स्ट। अभी बताओ क्या होता है जब, गौर से देखना, लाइट रेयर से जा रही है डेंसर में। फॉर एग्जाम्पल हमने रेयर मीडियम ले लिया एयर, डेंसर मीडियम ले लिया हमने वाटर या ग्लास। एयर की कंपैरिजन में डेंस। अब लाइट इसके ऊपर फॉल की, नॉर्मल बनाया, क्या हुआ? एंगल ऑफ इंसिडेंस बना। लाइट जानी चाहिए सीधी, बताओ क्या होगा? इस तरफ आएगी लाइट या इस रीजन में आएगी? बताओ बताओ जल्दी से। टुवार्ड्स दी नॉर्मल, जानी चाहिए सीधी पर मुड़ेगी नॉर्मल। क्यों? लाइट डेंसर से कहाँ आ रही है, रेयर से कहाँ आ रही है भैया? डेंसर मीडियम में। रेयर से आ रही है डेंसर मीडियम में, स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे क्या है? ज्यादा है। यहाँ स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी भैया? कम। जैसे ही आप मुड़ना चाहते हैं स्पीड कम हो जाती है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ोगे। ये देखो, ये लाइट। और यहाँ पे जो एंगल बनेगा इसे कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो लाइट जब एयर रेयर मीडियम से जाएगी, वाटर या ग्लास कोई भी ले रखा है आपने, तो क्या करेगी? बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। जब भी लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी नॉर्मल। क्यों मुड़ेगी? पक्का हो गया ना? कंफ्यूज तो नहीं होगे? रट्टा तो नहीं मारना पड़ेगा आपको। चलो, डेंसर से रेयर जा रही है, उल्टी भेज दो इसको, यहाँ मिरर लगा दो, इसी को भेज दो, जानी चाहिए सीधी ना। ठीक है, पर देखो मुड़ गई ना। चलो फिर भी यहाँ पे प्रैक्टिकल है। अब क्या हो रहा है? वाटर या ग्लास से लाइट कहाँ जाएगी? नॉर्मल खींचोगे जिस पॉइंट पे चेंज होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस बना, बाहर जानी चाहिए सीधी, पर क्या होगा? अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। क्यों? अब लाइट डेंसर से कहाँ जा रही है? रेयर। यहाँ स्पीड ऑफ लाइट क्या है भैया? कम। यहाँ स्पीड ऑफ लाइट क्या है भैया? ज्यादा। और जब ज्यादा स्पीड हो, अगर आप किसी मोड में मुड़ना चाहते हो और एकदम स्पीड ज्यादा हो जाए तो दूर की तरफ जाओगे, पास पास से नहीं जा पाओगे। अच्छा, अगर सीधी हो गई तो भैया इट बेंड्स अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, मुड़ जाएगी। लाइट का मुड़ना ही है रिफ्रैक्शन। अलोंग द नॉर्मल आई तो सीधी जाएगी, बिल्कुल सीधी जाएगी, कोई इट पासिस अनडेविएटेड, बिना डेविएशन के। तो वेलोसिटी क्या रहेगी यहाँ पे? कांस्टेंट। अगर लाइट की वेलोसिटी चेंज होती है तभी, लाइट की वेलोसिटी चेंज होती है तभी रिफ्रैक्शन होता है। वेलोसिटी चेंज होने पे रिफ्रैक्शन होता है। क्या मीडियम चेंज होने से हो जाती है क्या? यस, मीडियम चेंज होने से हो जाती है। पर इस फैक्टर में क्या होगी? जब लाइट परपेंडिकुलर आएगी तब नहीं चेंज होगी वेलोसिटी, वो मीडियम के पार पार निकल जाती है। किसी एंगल पे आई तो चेंज हो जाएगा। ये था रिफ्रैक्शन। अब आपसे कुछ क्विज टाइप क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बताइए। 5 से 4 6 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या है भैया? देखो, इफ ए रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द ग्लास स्लैब एट 30 डिग्री, क्या किसी एंगल पे आ रही है? ग्लास स्लैब से टकरा रही है, स्लैब से टकरा रही है। मान लो ये अगर स्लैब हो तो स्लैब से टकरा रही है 30 डिग्री पे, यहां पे बनाओगे नॉर्मल तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा भैया? व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस? यही क्वेश्चन है, बताओ क्या होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस? 30 60 0 40। आंसर विल बी, आप बताओ 30 या 60। एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा होता है? नॉर्मल के साथ होता है क्या? एंड द आंसर इज 60 डिग्री। डन है, बोलो। स्लैब के साथ एंगल है, नॉर्मल के साथ नहीं, नोट रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए। इफ ए रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द ग्लास स्लैब नॉर्मली,
ग्लास स्लैब ये हो गई और रे नॉर्मली टकरा रही है। व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस? नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनेगा? दो पैरेलल लाइन के बीच एंगल कितना होता है? 0 डिग्री। आंसर क्या होगा? कमेंट करो भैया। डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इफ ए रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द ग्लास स्लैब एट 30 डिग्री, व्हाट इज एंगल ऑफ एमरजेंस? एंगल ऑफ एमरजेंस क्या होगा? अच्छा, स्लैब से टकराई 30 पे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा बताओ? 60 होगा। ठीक है, स्लैब से वापस निकलेगी तो पैरेलल हो जाएगी ना, तो जो एंगल ऑफ इमरजेंस होगा वो इसके पैरेलल होगा, मतलब जितना एंगल ये है, यानी जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ क्या होगा? इमरजेंस होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और एंगल ऑफ इमरजेंस बराबर होते हैं कब? जब ये वाला मीडियम एयर देन ग्लास देन वापस एयर आ जाए। समझ में आ रही है? अगर वापस आ गया वो ग्लास आ गया तो जो यहाँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा वही एंगल बन जाएगा। ध्यान रखो, मीडियम सेम एंगल सेम, मीडियम चेंज एंगल चेंज। डन। क्या जाना चाहिए आंसर? 30 या 60? एंगल ऑफ इमरजेंस क्या होगा? 60। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना ही होगा। क्या बात है, फ्री के पॉइंट ले लिया आप लोगों ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, बताओ। ए रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स ए ग्लास लैम्प एट एन एंगल ऑफ 50 डिग्री विद द नॉर्मल। नॉर्मल के साथ 50 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, प्लस नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस? क्या होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस? बताओ जल्दी से। एंड द आंसर इज क्या होगा भैया? ये देखो, नॉर्मल के साथ जो एंगल होता है वही तो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। चलिए, एंगल ऑफ इमरजेंस भी सेम होता है। अच्छा, ए रे ऑफ लाइट गेट्स डेविएटेड व्हेन इट पासेज ओब्लिकली। स्ट्रेट जाती है तब नहीं, फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, बिकॉज क्यों? क्योंकि लाइट की स्पीड चेंज, because color of light changes, frequency of light changes, intensity of light changes या speed of light changes। ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन ही डायरेक्ट आंसर होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर आना चाहिए। क्या चेंज होती है? स्पीड ऑफ लाइट। अब आप बोलेंगे यार कलर ऑफ लाइट चेंज होने से तो स्पीड ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है, तो बेटर ऑप्शन कौन सा है? स्पीड ऑफ लाइट दे रखा है ना, आंसर विल बी स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, मिल गए, फ्री के पॉइंट मिल गए भैया। गुड। आइए इस क्वेश्चन का आंसर दे तो माने, आपको बता चुका हूं मैं आपको आंसर। भाई कोई राकेश जी हैं, परफॉर्म कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट। ट्रेसिंग द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब देखी थी हमने, एयर ग्लास एयर में जा रही है। फॉर डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग अलग करके देख लिया उन्होंने। ही ऑब्जर्व दैट इन ऑल केसेस, हर केस में, यहाँ पे आपने ले लिया ये एयर है, ये मेरी स्किन है, फिर एयर है। गाइज यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, स्किन में एंटर किया, फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा। मान लो यहाँ से वापस बाहर निकलते एंगल ऑफ इमरजेंस आएगा नॉर्मल के साथ, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस बराबर होंगे, बराबर होंगे। पहली बात देख लो भैया, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से ज्यादा होगा? बिल्कुल, ये भी है। एक और बात सुन लो भैया, लाइट डेंसर रेयर से कहां जा रही है? मान लो डेंसर में, एयर से कहां आ रही है? यहाँ। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ये ज्यादा होगा, डेंसर में मुड़ जाती तो ये क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम। स्पीड ऑफ लाइट रेयर मीडियम में ज्यादा होगी, इस डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? कम। तो क्या अलग होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। ये बस रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो सिंपली एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होगा क्या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से? हाँ, बट एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होगा क्या एंगल ऑफ इमरजेंस के? बिल्कुल सही, ये पहला ऑप्शन ही हो गया यार। ये वाली बात नहीं होती, ये वाली भी नहीं होती, ये वाली भी। अगर डेंसर से रेयर इन्होंने बोला है कि पाथ ऑफ लाइट पासिंग थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, समझ रहे हो, तो पहले एयर से आएगी ना लाइट, फिर ग्लास में जाएगी। इसलिए ये वाली कहानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इसलिए ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, चले दूसरा मीडियम नहीं दे रखा तो आपको एयर मानना है, और लाइट एयर से आएगी ग्लास स्लैब में, ये कंडीशन। अगर उल्टा हो जाता या कहां से ग्लास से कहां जा रही होती? एयर में, फिर ये वाला ऑप्शन सही हो जाता। एयर मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा होता, फिर क्या होगा आंसर? एंड आंसर इज, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? सिंपल, जब लाइट ओब्लिकली एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ओब्लिकली आएगी तब मुड़ेगी,
तब क्या करेगी भैया, चेंज करेगी डायरेक्शन। दिस इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब लाइट देखो, ये वाली इंसिडेंट रे मीडियम है एयर, दूसरा मीडियम है ग्लास। ग्लास ज्यादा डेंसर होता है एयर की कंपैरिजन में। जिस पॉइंट पे टकराएगी वहां नॉर्मल बनाएंगे। ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और फिर साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नियम बन जाएगा। अब पढ़ लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। आ जाओ, पहला नियम देखना, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे, तीनों एक ही प्लेन में। पहला नियम, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं ना रिफ्लेक्शन के नियम में, और यहां पे बराबर नहीं होंगे। नया नियम बढ़ता है, पहले नियम का समझ लो, रिफ्लेक्शन वाले पहले नियम का नया नियम बढ़ता है, जिसे स्नेल्स लॉ कहेंगे रिफ्रैक्शन। ठीक है, दूसरा नियम था क्या, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्शन के केस में सेम प्लेन में लाई करती है, यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन में इंसिडेंट, नॉर्मल, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टेड रे एक ही प्लेन में। ठीक है, ये पहला नियम। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल टू द प्लेन, टू ट्रांसमिट मीडियम को जो अलग कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द पूरी बात है, तीनों तीनों ही मिल रहे हैं, तीनों तीनों। ठीक है, दूसरा नियम क्या है भैया, ये इंसिडेंट रे हो गई, थोड़ा और समझ, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई, और ये हो गया नॉर्मल। ठीक है, देन अब इसके साथ जो एंगल बनेगा इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे आई, इसे कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। हमेशा नॉर्मल के साथ वाले ही लेते हैं हम, ध्यान रखना। अब आप क्या करें, इसको साइन से मल्टीप्लाई करो, साइन आई, इसको मल्टीप्लाई कर दो साइन से, साइन आई। ये वाला क्या बन गया, थोड़ा सा देख लेते हैं। ये वाला क्या बन गया भैया, आई, तो साइन आई। ठीक है, दूसरे वाला को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, साइन आर कर दिया, इसको साइन से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करें, इन दोनों मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इस एंगल से मल्टीप्लाई, म्यू इस मीडियम का, म्यू ऑफ एयर साइन से मल्टीप्लाई कर दो, यहां म्यू ऑफ ग्लास साइन से मल्टीप्लाई, दोनों अब बराबर हो जाए। फिर से सुन लो, इस मीडियम में जो एंगल बन रहा है नॉर्मल के साथ, उसके साथ साइन लो, यहां भी साइन लो, दोनों के साइन मार लो, मार लिए दोनों के साइन, साइन आर है, साइन आर है, बराबर कर दोगे कब, इसको इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई। दिस इज स्नेल्स लॉ। अब क्या कर सकते हो, यहां देखो गौर से, ये साइन ऑफ आर, ये साइन ऑफ आई। भैया अगर मैं इस साइन ऑफ आर को डिवाइड कर दूं साइन ऑफ आई से, साइन ऑफ ये आई यहां ले जाऊं तो क्या होएगा, म्यू जी बाई म्यू ए हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं साइन आई को साइन आर से भाग कर दूं, यहां पे बन रहा है क्या, साइन आई, और यहां पे दूसरे वाला मीडियम क्या है, आई से गई आर में, ऐसे कर दोगे तो ये क्या होगा, ये जो दूसरा मीडियम है इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा एयर के कंपेरिजन, तो म्यू ऑफ ग्लास आ जाएगा एयर के कंपेरिजन। दिस साइन आई पहले मीडियम में टू साइन आर दूसरे मीडियम में, तो ये रेशियो बराबर होगा दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रिस्पेक्ट। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ए कांस्टेंट, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कांस्टेंट होता है पेयर ऑफ मीडियम के लिए, ध्यान रखना। फॉर द लाइट ऑफ ए गिवन कलर एंड फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडियम, एक कलर की लाइट होनी चाहिए, ध्यान रखना, और एक पेयर मीडियम। अगर आप बात कर रहे हैं एयर से ग्लास, तो एयर से ग्लास का एंगल जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा क्या रहेगा, फिक्स। रेशियो साइन आई बाई साइन आर क्या रहेगा, दिस लॉ इज नोन एज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं हम भैया, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है कुछ समझ में। अब समझते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कहानी। ठीक है, एक बार और देख लो, साइन आई एंगल ऑफ इंसिडेंस था, साइन के साथ लगा दो, डिवाइड कर दो साइन आर, किसके बराबर होगा, कांस्टेंट के बराबर। दिस इज नोन एज स्नेल्स लॉ। ठीक है, और यही रेशियो क्या कहलाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे हम एन से लिखेंगे यहां, इसका दूसरे मीडियम का जहां एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो, जहां रिफ्रैक्शन हो रहा है वहां, विद रिस्पेक्ट टू पहले मीडियम। आइए समझते हैं थोड़ा और अच्छे से, ये आपको क्लियर है। अब एक बात है, मीडियम चेंज करते हैं, आपके सामने आइस है, क्या है आपके सामने आइस, मान लो यहां पे रे टकराती, नॉर्मल खींच दिया हमने, क्या होगा, जानी चाहिए थी रे सीधी, पर मुड़ गई भी, रिफ्रैक्शन हो गया। ठीक, अगर मैं बात करूं साइन आई, यहां पे क्या बनेगा आई, और यहां पे क्या बनेगा आर,
तो साइन आई बाई साइन आर का रेशियो आ रहा है 1.31, 1. अब हमें पता है या आपको होना भी चाहिए कि वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वैक्यूम का 1 होता है, एयर का 1 से थोड़ा ज्यादा होता है, पर हम लगभग 1 मान, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में बाहर का मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है भैया 1, आई इसका कितना है, हो गया फिर 1. चलो आगे देखते हैं, डायमंड की बात कर लेते हैं। ये यहाँ पे लाइट टकराएगी, नॉर्मल खींच दिया मैंने, देखा यहाँ पे तो कम बैंड कर रही थी, यहाँ पे तो और ज्यादा बैंड करेगी, जितनी ज्यादा बैंड करेगी उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज्यादा होगा। नई बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो कितना होता है भैया डायमंड का, 2.42, 2.52 होता है, ठीक है, ठीक है। इस वाले डायमंड का 2.42 है, डन। साइन आई यहां बनेगा, साइन आर यहां, रेशियो आ गया 2.42, कॉन्स्टेंट रहेगा इस डायमंड के लिए, कॉन्स्टेंट, नॉर्मली डायमंड के 2.52 होता है। आगे, अच्छा ये तो इसकी बात हो गई डायमंड की, एक और बात होती है, ये हम ऐसे भी देख सकते हैं, आपके सामने पेंसिल है, पेंसिल अपीयर्स टू बी ब्रोकन इन ए बीकर ऑफ, अगर ये पानी का भर दूं तो मैं इसमें, अगर क्या देखो बिल्कुल सीधी नजर आ रही है ना, पानी नहीं है इसमें, डाला पानी, पानी डालते ही देखो क्या होगा, ये पहले यहां थी अब आपको यहां दिखाई देगी, ये वाली समझ लो गायब हो गई है, एक्चुअल में तो यही है पर आपको यहां दिखेगी, मुड़ी हुई दिखेगी, क्यों, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। फिर से देखो इसको गौर से, पानी डाला नहीं है, बिल्कुल सीधी दिख रही है, जैसे ही पानी डाल देंगे ना, ये डाल दिया पानी, अब ये वाली नहीं दिखेगी, ये दिखेगी, दिस इज व्हाट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए, अपेरेंट पोजीशन, और ये जो पोजीशन कहलाती है इसे हम कहते हैं अपेरेंट पोजीशन, एक्चुअल में यहां है, दिस इज जो हमें दिखाई दे रही है। तो एक प्रकार से मान लो मैं किसी कॉइन को फेंक देता और यहाँ कॉइन होता, वो कॉइन हमें यहाँ दिखता, इसे कहते हैं अपेरेंट पोजीशन। और अपेरेंट डेप्थ का अगर ऐसे बिक्कर ले रखा तो एक प्रॉपर टॉपिक बन जाता है, जहां से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, अपेरेंट डेप्थ का टॉपिक, ठीक है, जहां हम रियल डेप्थ और एक्चुअल डेप्थ को कंपेयर करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, वो न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे, अभी बेसिक समझ में आ रहा है। एक्चुअल पोजीशन ये होती है, ठीक है। Thus, because of refraction of light coming from the part of the pencil that is under water, pencil appear bent, ठीक है, क्योंकि बाहर एयर है और अंदर पानी है, मीडियम चेंज होते ही लाइट बैंड कर गई, बैंड करने से ही जो ये मुड़ी, अब जानी चाहिए सीधी, अगर ये बिल्कुल सीधी जाती तो अगर यहाँ पानी में, मान लो मैं यहाँ घुस जाता पानी पे, तो मुझे यही दिखती, अगर पानी के अंदर चला जाता, क्योंकि लाइट बैंड नहीं कर पाती, लाइट ने बैंड किया, तो अब यहाँ से देख रहे हो भैया, लाइट तो यहाँ से आ रही, समझ रहे हो, ऊपर इसलिए उठी उठती हुई दिखाई देती। अब है टॉपिक, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक मीडियम, ये बाहर एयर है, अंदर ग्लास है, लाइट इंसिडेंट रे, नॉर्मल रिफ्रैक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। अब भैया मीडियम की बात कर ले, ये मीडियम 1 मान ले, ये मीडियम 2 मान लिया। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं आप, कि साइन आई बाई साइन आर का रेशियो किसके बराबर होता है भैया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हमने क्या किया, इस साइन आई को भाग कर दिया साइन आई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, कैसे लिखोगे, सुनना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे किसका, जिस मीडियम में रिफ्रैक्शन हुआ है, अगर ये मीडियम नहीं आता तो रिफ्रैक्शन नहीं होता, तो कारण ये ना, मीडियम नहीं बदलता ना, बोलो, ये तो लाइट जा रही थी अपना, धक्के से बीच में मीडियम आ गया, तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा किससे, जहां एंगल आई है ऊपर वाले से, 1 के कंपेरिजन, तो इसे हम लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, और इसको आप लिख सकते हो n/1, ठीक है। तो n/1 किसके बराबर होगा, बताओ, साइन, अच्छा ये तो हमने साइन के अकॉर्डिंग लिख दिया, वेलोसिटी के अकॉर्डिंग में लिख सकते हो आप, क्योंकि जब वेलोसिटी चेंज होती है तभी क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी, लेट्स अज्यूम दैट पहले मीडियम में 1, दूसरे मीडियम वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो वेलोसिटी की टर्म में जो 1 होगा इसको पहले लिखेंगे, और वेलोसिटी जो दूसरे मीडियम होगी उसको बाद में, देखो वेलोसिटी v1 बाई, सिंपली अगर लाइट इस मीडियम से इस मीडियम में जा रही है ना, तो यहाँ पे स्पीड जो थी उससे चेंज होगी, तो पहले मीडियम में जो स्पीड है उसको भाग कर दो दूसरे मीडियम की स्पीड से, तो क्या आएगा, n2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू, अब डेंसर मीडियम में स्पीड कम हो जाती है, रेयर मीडियम में स्पीड क्या होती है, तो एंगल की टर्म में पहले मीडियम में आई, दूसरे मीडियम का आर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा
दूसरे मीडियम का, ठीक है, दूसरे मीडियम का क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऐसे ही जिस मीडियम का आई हुआ उसी दूसरे मीडियम का आर, तो ये वाला जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ये दूसरे मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। वेलोसिटी के टर्म में सेम कहानी, पहले मीडियम में वेलोसिटी और दूसरे मीडियम में वेलोसिटी का रेशियो। डन है, कर लोगे। n12 क्या होगा, वेलोसिटी के कंपैरिजन में बताओ, 1 का 2 के रिस्पेक्ट में बताना है, जिसके रिस्पेक्ट में बताना पहले वेलोसिटी उसकी बाद में वेलोसिटी पहले। साइन के कंपैरिजन में जो पहले 2 में जो एंगल बनेगा फिर 1 में जो एंगल बनेगा, ठीक है, सिंपल। 2 1 1 2, 2 1 में 1 ऊपर 2 नीचे, 1 2 में 2 ऊपर 1 नीचे, मतलब बाद वाला वेलोसिटी के टर्म में ऊपर, ये एंगल के हिसाब से भी बाद वाले का जिसके रिस्पेक्ट में बता रहे हो उसका एंगल उसकी वेलोसिटी ऊपर रखनी है, सिंपल शब्द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, नॉर्मली अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना आपको, कैसे निकालो, सिंपली हर मीडियम, अकेले मीडियम का, मान लो ग्लास का निकालना है, म्यू ग्लास ऑलवेज एयर के रिस्पेक्ट में निकालना है, कितना होता है भैया 1.50, ठीक है, एयर का 1 लेके चलते हैं आप, ओके। अब गौर से देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 v1 by v2 के बराबर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 v2 by v1 के बराबर है, भैया ये तो रेसिप्रोकल हो गए एक दूसरे के, यस। तो n21 बराबर होता है 1 by n12, मतलब अगर म्यू ga 1.5 है तो म्यू एयर का ग्लास के रिस्पेक्ट में 1/1.50 होगा। इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कुछ मटेरियल मीडियम के हम देख लेते हैं। देखो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस फर्स्ट मीडियम इज वैक्यूम, आप एयर भी ले सकते हो, ऑल्दो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.013 के आसपास होता है और वैक्यूम का 1.000 होता है। जो भी डिफाइन करते हैं उसको आप वैक्यूम ले लेना या एयर बोल दे तो एयर समझ लेना, कोई ज्यादा डिफरेंस, ठीक है, डन है। किसी का भी अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम और एयर के कंपैरिजन में बता रहे हो तो वो उसका एब्सोल्यूट होता है, उस मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो, वैक्यूम की बात करें एयर के कंपैरिजन, अब इन दोनों को ही अगर आपने अलग अलग समझना है, अलग अलग समझे हम, तो एयर का एब्सोल्यूट कब होगा, विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। कैसे लिखोगे बताओ, लाइट आई, ये वाली एयर है, बाहर वैक्यूम, वैक्यूम मतलब कोई कुछ है ही नहीं, तो ये एंगल ऑफ आई बनता है, यहाँ आर बनता है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना आता है 1.13 नहीं 0003, 1.0003, और आप इसको सेम मान, ठीक है। तो एयर के कंपैरिजन में बता दो या वैक्यूम के कंपैरिजन में बता दो किसी भी मीडियम को, वो उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाए। इसको लिखना सीखेंगे अभी हम, बने रहिए वीडियो में। ये है वैक्यूम, आइस ले लिया हमने, आई लाइट मुड़ गई भैया, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आया 1.3, ठीक है। ऐसे ही मैं बात करूं, वाटर का कितना आता है 1.33, कितना आता है भैया 1.33, यानी आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.31 कम होता है इससे, वाटर की बिल्कुल सही बात है, आइस इज लेस डेंस, डेंसिटी ऑफ आइस कम होती है ना पानी से, पानी की डेंसिटी ज्यादा होती है, डेंसर मीडियम है वाटर आइस की बजाय। अब आप मुझे बताओ, मैंने लाइट को आइस से यहाँ पे बना दिया वाटर, आइस से लाइट को वाटर में पास कर दिया, बताओ टुवार्ड्स द नॉर्मल मुड़ेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ेगी। आइस क्या होती है रेयर, ये क्या डेंसर, कहाँ मुड़ेगी टुवार्ड्स द, चलिए। अच्छा, वैक्यूम से क्राउन ग्लास की बात करें, अगेन इंसिडेंट रे आई बनता, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है, क्राउन ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है, ध्यान रखना। नॉर्मली ग्लास का हम 1.50 ले लेते हैं, ठीक है। डायमंड की बात करें, या जैसे रॉक साल्ट का भैया वैक्यूम के रिस्पेक्ट में कितना होता है 1.5, ठीक है। अगेन डायमंड का वैक्यूम के रिस्पेक्ट में कितना होता है 2.42, 2.52 आता है। नॉर्मली 10th में भी आप लोगों ने डिस्कस किया हुआ 2.42, ओके, ये वाला डायमंड ऐसा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है, ठीक है। कंफ्यूज ना होना इस बात में। कंक्लूजन क्या है गाइस, सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेज, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है, गौर से देखो आप, ये 1.00 था, लाइट दूर जा रही है,
1.31 हुआ, थोड़ी पास हो गई इसकी कंपैरिजन में, थोड़ा और बड़ा और पास आ गई, थोड़ा और बड़ा थोड़ी और पास आ गई, थोड़ा और बड़ा थोड़ी और पास आ गई, थोड़ा और बड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी जैसे जैसे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का बढ़ाओगे बेंडिंग नॉर्मल की तरफ ज्यादा होगी। बोलो सिंपल शब्दों में, बेंडिंग कैपेसिटी इंक्रीजेज, द बेंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। बेंडिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। मतलब क्या हुआ? ये लाइट जानी चाहिए थी सीधी, अगर ज्यादा डेंसर मीडियम हुआ तो ज्यादा मुड़ेगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में जा रही है और दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, जितना ज्यादा उतनी ज्यादा नॉर्मल की तरफ। सिंपली मोस्ट इंपोर्टेंट कंक्लूजन है भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेस द बेंडिंग कैपेसिटी ऑफ लाइट। तो बेंडिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, ज्यादा बेंड करेगी लाइट। ठीक है, चलिए अब आपको बताना है क्या मतलब है। क्वेश्चन आपके लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? क्या स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब समझना है। देखो वैक्यूम का होता है 1, वैक्यूम का कितना होता है भैया? 1 होता है। वैक्यूम का कितना होता है? 1। वैक्यूम का 1 है। अब डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 2.42, तो इससे कितना गुना ज्यादा है? 2.42। तो वैक्यूम से 2.42 टाइम ज्यादा डेंसर मीडियम है कौन? डायमंड। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करें स्पीड ऑफ लाइट के रिस्पेक्ट में भैया, वैक्यूम में सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट है, तो डायमंड में कितने ही गुना 2.42 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी। डेंसर मीडियम ज्यादा हुआ, स्पीड ऑफ लाइट क्या हुई? कम। अभी हमने देखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर मैं म्यू से लिखूं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट डायमंड में इस फैक्टर से क्या हो जाती है भैया? कम। क्या मतलब है इसका? सिंपली द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड सजेस्ट दैट स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड विल रिड्यूस बाय ए फैक्टर ऑफ 2.4। इतने के फैक्टर से कम हो। इसका मतलब एज कंपेयर टू स्पीड इन एयर और वैक्यूम। अगर स्पीड इन एयर कितनी है भैया? 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड मान ले, इसको भाग कर दो 2.4, ये डायमंड में स्पीड आ जाएगी। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, फ्रेमिंग द फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक, एक प्रकार से आपके लिए ये समझना है कि कैसे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखें। जैसे NAV, इसका मतलब ए है एयर, वी है वैक्यूम। बताओ कैसे लिखोगे? अगर किसी चीज को वैक्यूम के रिस्पेक्ट में बताया है तो उसका क्या होगा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होगा? तो ये क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। स्पीड के रूप में कैसे लिखोगे? स्पीड इन वैक्यूम बाई स्पीड इन एयर। नीचे क्या हो जाएगी भैया? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ये क्या कहलाएगा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। डन। ओके, नेक्स्ट, आइस का बताना है एयर की कंपैरिजन में। अगर आपने एयर लिया है तो देखिए हम वैक्यूम को मान रहे हैं एक बार, तो आप इसको रिफ्रैक्टिव नहीं मानोगे, रिलेटिव मानोगे। क्या मानोगे? रिलेटिव। तो वेलोसिटी इन एयर बाय वेलोसिटी इन आइस, कैसे बताओगे? वेलोसिटी इन एयर बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन आइस। ये क्या कहलाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस विद रिस्पेक्ट टू एयर कहलाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं भैया। वेलोसिटी, आप बताओ क्या बनेगा? ये वेलोसिटी वैक्यूम की है, वेलोसिटी ग्लास की है, तो क्या आना चाहिए आंसर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम आना चाहिए। हो गया ना क्वेश्चन? विद रिस्पेक्ट ग्लास विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? वैक्यूम के साथ आ गया तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। और हम आने वाले न्यूमेरिकल्स में भैया एयर को ही वैक्यूम जैसा मान के चलेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर प्रॉपर आपसे टर्मिनोलॉजी को इसी बात पे डिफरेंशिएशन पूछ ले एयर और वैक्यूम में बताइए, तो आपको क्या करना है? एयर को रिलेटिव समझना है, वैक्यूम को एब्सोल्यूट। ठीक है, आ जाओ बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर लिख के दिखाओ, कैसे लिखोगे? तो N वाटर एयर, NW एयर, यहाँ वेलोसिटी के हिसाब से वेलोसिटी इन एयर बाय वेलोसिटी इन, ठीक है ना लिखना। अब मैंने लिख दिया N ऑयल का एयर के रिस्पेक्ट में, किसके बराबर आएगा? वेलोसिटी इन एयर बाय वेलोसिटी इन ऑयल। क्या कहलाएगा? ये रिलेटिव कहलाएगा, एब्सोल्यूट रिलेटिव। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, चलिए फॉर्मूले की बात करते हैं, सुन लो, फाइनल हो गया बस।
N21 कैसे लिखोगे, V1/V2। इस मीडियम में जो वेलोसिटी है ऊपर, इस वाली बोलो कैसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, रेशियो कैसे आएगा, वेलोसिटी 1/2, मतलब उल्टा, 2 को बोला 2 नीचे 1, ठीक है। ओके, 2 1 को आप 1/N2 लिख सकते, N12 लिख सकते हो, बिल्कुल, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। V1 इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, V2 वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। समझ गए आप। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। इफ द फर्स्ट मीडियम इज नॉट मेंशन, टेक फर्स्ट मीडियम एज एयर। समझ में आ गया। अब वैक्यूम एयर को हम एक ही मान लेंगे, दोनों में अंतर करना हो तो स्पेसिफिक हो, जब आपकी कोई जबरदस्ती पूछो भैया वैक्यूम और एयर को अलग अलग करके बताओ, तो वैक्यूम को प्रेफरेंस है, अदरवाइज वैक्यूम एयर एक ही। कोई मीडियम मेंशन नहीं कर रखा तो मेंशन कौन होगा, एयर, एयर का यूज करेंगे। इफ द फर्स्ट मीडियम इज वैक्यूम देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये खास बात होगी, अगर आपसे कोई पूछ रहे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ तो आप वैक्यूम लेंगे, एयर मत बताओ। क्वेश्चन पूछा इसीलिए आपसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए। इफ द रिफ्रैक्टिव मीडियम इज वैक्यूम, फर्स्ट रिफ्रैक्टिव मीडियम इज वैक्यूम, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम इज नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फॉर सोल्विंग न्यूमेरिकल वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम के बराबर मानेंगे कितनी, 3 × 10⁸ मीटर पर। अच्छा, ये वेलोसिटी बाय वेलोसिटी का रेशियो होता है, तो कोई डायमेंशन फॉर्मूला, कोई यूनिट होगी क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो डायमेंशन फॉर्मूला और नो। अब आपके लिए पहला, लाइट एंटर इनटू ए ग्लास प्लेट हैविंग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में होगा, बताओ मुझे। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में लोगे आप, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। कितना है भैया, ग्लास का 1.5 है। अगर मैं कहूं म्यू ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, ऐसे लिख सकते हो, समझने वाली बात है। म्यू ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम को आप ऐसे लिख सकते हो। इसी को म्यू ऑफ जी बाई म्यू ऑफ वी वैक्यूम लिख सकते हो। इसी को वेलोसिटी के टर्म में लिखोगे तो बाद वाले की वेलोसिटी इन वैक्यूम बाई वेलोसिटी इन ग्लास, इसके बराबर है 1.5। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसमें वेलोसिटी कम। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, एक तरीका बताऊं, दो ही मीडियम दे रखे हैं ना, वैक्यूम में कितनी होती है, 3 × 10⁻⁴। एक से भाग करते हैं तो वैक्यूम का आता, दूसरे मीडियम का कुछ नहीं करना, सिंपल, किसी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम से वेलोसिटी पूछो, सीधा उसको उससे भाग कर दो, कितना भाई 1.5, कितना आ गया आंसर, 2 × 10⁻⁴। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिंपल तरीका देखो, सीधी सी बात है। वैक्यूम में कितनी 3 × 10⁻⁸, किसी दूसरे मीडियम पूछा उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भाग, उतने गुना कम हो जाएगी। डायमंड में देखा था ना क्या सिग्निफिकेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है 1.5 का। 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कहना चाहता है, वेलोसिटी मीडियम में इतने फैक्टर से कम हो जाएगी, डिवाइड कर उतने फैक्टर जितनी हो जाएगी, समझ रहे हो, यानी इतने फैक्टर से डिवाइड कर देंगे उतनी हो जाएगी। डन है, कर दिया। यहाँ पे आ जाओ भैया, ग्लास में वेलोसिटी है, वैक्यूम में वेलोसिटी है, क्या कर रखा है, व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ये पूछा है तो ये यहाँ जाएगा, वी जी यहाँ आ गया, वी वैक्यूम में दे रखी है 3 के बराबर 1.5। यह सीधा तरीका है, ठीक है, सिंपल आसान है चीजें, कर दो डिवाइड, जल्दी जल्दी से किया भाई हमने, ये हो गया हमारा आंसर, देखो डन है। 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 10⁸ मीटर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का इतना है, स्पीड ऑफ लाइट इतनी है, फाइंड स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। भैया क्या करोगे, बताओ जल्दी से, क्या करें, क्या आंसर होगा, नहीं करना, ये दे रखा है ना, स्पीड कितनी है 3 × 10⁸। वाटर में कितने, अगर वैक्यूम होता तो 1 लिखते, अब कितना लिख दो 4/10, कितना आ गया 9/4 × 10⁸। 9/4 × 10⁸ कितना होगा, 4 पे 2 1, 4 दूनी 8, 2 4 15 20, कितनी हो जाएगी 2.25 × 10⁸ मीटर पर 200। डन है, चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं भैया। डन है, हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना। तरीका, दूसरे मीडियम पूछा, इसको भाग कर दो तुम प्रभाव से मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, आंसर आ गया। ऐसे करते हैं जो टॉपर होते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर इज 1.3, अगर लाइट एयर से जा रहा है, लाइट जा रही पानी में, कितना है भैया 1.33 है, मतलब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। देन व्हाट विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम वाटर टू एयर,
वाटर से एयर में जाए, उल्टा कर दो, 1/1.33। अच्छा आपने भी देखा 4/3 किसके बराबर होता है भैया, बताओ 4/3 किसके बराबर होता है, 4/3 वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना 4/3, दैट इज इक्वल टू 1.33। उल्टा कर दो 3/4, क्या आ जाएगा आंसर, डिवाइड करोगे तो 0.7 चौक 28, तो 0.7, 70 चौका 300, 150, डन, 0.75 आ जाएगा। चलिए, मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड द टेक्निक, बस रेसिप्रोकल करना है, प्रिंसिपल रिवर्सिबिलिटी लगा दो, 0.75 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, refractive index of kerosene, turpentine and water are this in which this material does light travel faster किस में ट्रेवल करेगी, इसका कम है, कौन है कम, 1.33, कौन है 1.33, कौन है वाटर, अंदर क्या हो जाएगा भैया वाटर, सो लाइट विल हैव मैक्सिमम स्पीड इन वाटर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, उसमें स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, यूजिंग अ बोतल का वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, आपको वेलोसिटी ऑफ लाइट वाटर में क्या करें, स्पीड ऑफ लाइट पता है कितनी होती है, एयर में कितनी होती है, ये बताओ एयर में कितनी होती है, वाटर का ये हो गया ना, एयर में कितनी होती है 3×10⁸, वाटर में पता करनी है 1.33 से भाग कर दो, आइस में पता करनी है 1.31 से भाग कर दो, अगर अल्कोहल में पता करनी है 1.36। इन विच ऑफ द गिवन मीडिया लाइट मूव्स फास्टर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा भैया कम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा कम, कौन सा कम है, आइस वाला कम है, कहाँ ज्यादा होगी, आइस में ज्यादा होगी, सिंपल आंसर। चलिए देख लेते हैं भैया, पहले का लाइट ट्रेवल फास्टर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, किसका कम है, किसका कम है, आइस का, आइस में ट्रेवल करेगी फास्टर, करो आइस, निकाल दिया, वाटर में मीडियम में ट्रेवल उसके 1.33 से डिवाइड कर। अब देखो कोशिश, द पाथ ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम एयर टू डिफरेंट मीडिया ए बी सी दिखाया गया है, गिवन एंगल ऑन शोन बिलो डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आएंगे आपके लिए, देखो विच ऑफ द मीडिया ए बी सी हैज मैक्सिमम ऑप्टिकल डेंसिटी, इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है, इसका मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका ज्यादा है, जो ज्यादा उसको मोड़ेगा, देख लो ये 30 डिग्री पे, ये 45 पे, 40 पे, कौन से मीडियम की हो जाएगी, मीडियम बी, कौन से मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगी, मीडियम, सॉरी एंगल जिसका ज्यादा कम होगा, ये वाला एंगल जितना कम होगा उसकी ही ज्यादा होगी ना, वही ज्यादा बेंड करेगा, थर्ड ए, मीडियम ए आएगा आंसर, 30 डिग्री सबसे एंगल जिसका कम का ज्यादा, ए सभी के आंसर एक साथ, विच ऑफ द मीडिया ए बी मैक्सिमम ऑप्टिकल डेंसिटी, पहले ए की होगी, देन सी की होगी, और देन बी की होगी, थ्रो विच ऑफ द थ्री मीडिया विल द स्पीड ऑफ लाइट बी मैक्सिमम, स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम किससे होगी, इसकी होगी जो कम मोड़ेगा, इसने 30 डिग्री रखा है, यहाँ 45 40, बी स्पीड ऑफ लाइट किसमें ज्यादा होगी, बी में, जानी चाहिए सीधी 60, 60 से कम ही मोड़ा है, 15 ही मोड़ा है, ठीक है। विल द लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम ए टू बी बेंड टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ए टू बी, ए कितना मोड़ है 30, बी कितना मोड़ है 45, मतलब मोड़ नहीं रहा एक्चुअली, ये तो मोड़ है 30, अगर देखा जाए 60 जानी चाहिए थी, तो कितना एंगल से मोड़ दिया 30 से, इससे किससे मोड़ा 15 से, भैया डेंसर मीडियम कौन सा है, ए डेंसर है, बी क्या रेयर, अगर लाइट डेंसर से रेयर जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, आ जाओ आंसर देख, 1 sin 30 डिग्री sin 40 sin 45, एन ए देन एन सी देन एन बी, रिफ्रैक्टिव जिसका ज्यादा उसी की ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम, ठीक है। मीडियम ए हैज मैक्सिमम ऑप्टिकल डेंसिटी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी, स्पीड ऑफ लाइट विल बी मैक्सिमम इन मीडियम बी ऑफ लोवेस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीडियम बी में क्यों, क्योंकि ये 15 डिग्री मोड़ है, सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बी का, ये 30 मोड़ है और ये 20 मोड़ है, 60 थी ना, 60 से कितना मोड़ा 20 डिग्री मोड़ा, इसने 15 डिग्री मोड़ा, इसने 30, तो ज्यादा बेंड करवा देगा, यानी जिसमें ये एंगल कम होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, तो 30 कम है, तो उसके बाद उससे बड़ा 40 है, देन 45, तो 45 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम। तीसरा, ए एन ए ग्रेटर देन बी लाइट ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी विल बेंड अवे फ्रॉम द मून, सिंपल, क्यों भैया, ए से बी में भेज रहे हो, ये डेंसर है और ये रेयर है, डेंसर रेयर में भेजो तो लाइट अवे फ्रॉम द मून मुड़ेगी, क्या बात है, बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, बहुत ही जबरदस्त क्लास रही है, होप सो आपको समझ में आ गई है, किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में डिस्कस कर सकते हैं, अच्छे से पढ़िए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और गाइस एबीसी फिजिक्स वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ऑल द बेस्ट, जय माता।